हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, जिसमें आज चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट को बहुत ब्रीफली मैंने कॉम्प्रहेंसिव वे में बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत ईजी लैंग्वेज में। आप उसे यानी कि उसे एक तरीके से सकते हैं। सुनने के बाद आपको एक वर्ड वाइज आप क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने ब्रीफली कवर किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और बिल्कुल जो है इजी लैंग्वेज है। तो उसमें फेडरलिज्म कवर किया है, यानी फेडरलिज्म क्या होता है, इन सब चीज़ों के अबाउट मैंने बात कर ली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी है और इसमें से मैंने इसके एक चैप्टर ऑलरेडी मैंने कवर किया, जिसमें से ये पावर शेयरिंग है और सेकेंड है फेडरलिज्म, जिसमें हम कवर कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि आपको बता दें फेडरलिज्म का क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। उसके फीचर्स क्या क्या हैं। उसके साथ साथ हमने जो है फेडरलिज्म के फीचर्स के साथ साथ किया है ये कि फेडरल कंट्री कौन कौन सी इंडिया में उसका फेडरल कंट्री है, उसमें उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कैसे ये बनी, ये सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली। यहाँ तक कि हमने कंकरेंट लिस्ट तक बात कर ली थी कि यानी कि जो सब्जेक्ट्स वाइड यानी पावर जो डिवाइड है इंडिया में स्टेट्स और उसके सेंटर के बीच में, यानी सपोज दैट ये सेंटर है और ये स्टेट है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर शेयरिंग है, यानी कि वो सारी के जैसे डिवाइडेड है, तो कितने क्या किसको मिले हैं, यानी सब्जेक्ट वाइज। तो उसमें हमने बात कर ली कि यानी कि थोड़ा सा आपको लिस्ट में फिर से ब्रीफली बता दें तो क्या चलते हैं फिर। तो लिस्ट की बात करें तो यानी कि जो है अगर पावर शेयरिंग की बात करें, फेडरल यानी फेडरल कंट्रीज़ में पावर डिवाइड होती है, यानी कि अगर वहाँ देखा जाए तो 3 या 2 लेयर तो कम से कम सेकेंड नो 2 लेयर सिस्टम तो होता ही गवर्नमेंट का है, लेकिन इंडिया में तो थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उसको एक्सक्लूड रखते हैं, सिर्फ स्टेट और यहाँ पर सेंट्रल की थोड़ा सा बात कर लेंगे। उसके बाद हम थर्ड लेयर की बात करेंगे। तो फर्स्ट है ये है सेंटर का, यानी सेंटर का पावर है, स्टेट का पावर है। तो इन दोनों का पावर जो है डिवाइड है स्टेट लिस्ट वाइज, यानी लिस्ट में। अब लिस्ट की बात कर ले तो जो लिस्ट होती हैं वो 3 तरीके से हैं, यानी एक तो है स्टेट जो है सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल यानी दूसरी स्टेट्स और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लेके बताते हैं, यानी लिस्ट के बाद लिस्ट यानी जो सब्जेक्ट्स पावर जो डिवाइडेड है दोनों स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में, तो उसकी बात करें तो एक यहाँ पर एक है कंकरेंट ही बात कर लेते हैं, दूसरी है सेंट्रल लिस्ट और तीसरी है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट कंकरेंटली सेंट्रल लिस्ट में बात करें तो इसको थोड़ा सा सेंट्रल बना देते हैं, इसको कंकरेंट बना देंगे तो आपको इजीली समझने में आएगा। इसमें क्या होगा, इसके कुछ पावर्स डिवाइड हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, यानी उस पर जो है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो एक्सक्लूडली बना सकती है, यानी कि कोई विदाउट एनी इंटरफेयर वो सब्जेक्ट्स पे कोई भी रूल्स बना सकती है, सेंट्रल के अंडर पावर है। इसमें है अप्रॉक्सीमेटली 56 समथिंग ऐसे कुछ है। उसमें स्टेट कम्प्लीटली बना सकती है, उसमें कोई विदाउट एनी इंटरफेयर, यानी कि अगर सब्जेक्ट्स जो है वो टाइमली चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो हम बात करें इस पे जो स्टेट लिस्ट यानी कम्प्लीटली उस पर बना सकती है कुछ चीज़ें, जैसे कि फार्म के लिए है, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसे पर्टिकुलर स्टेट बना सकती है। अगर देखा जाए सेंट्रल के लिए तो यानी कि कोई फॉरेन है वो मोनोपोली है, सेंसस है, ये सारी चीज़ें, यानी फॉरेन ट्रेड जो होता है उस पर बात करें, सेंसस पे बात करें या करेंसी रिलेटेड बात करें, तो ये सारी जो है सेंट्रल के हाथ में है और जो कुछ चीज़ें हैं वो स्टेट के हाथ में है। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब इस करंट लिस्ट बची। अब कुछ होता है जो इन दोनों में से मैच करता हुआ, यानी कि कुछ चीज़ें होती है जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें पॉवर्टी रिलेटेड इशूज़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें इस पे कंकरेंट लिस्ट में होती हैं। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकती है वो, ऐसा यानी कि वो जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट्स पे दोनों का इंटरफेयर हो सकता है, इसमें पर्टिकुलरली एक नहीं। लेकिन ये होता है कि कुछ चीज़ों में डोमिनेट। अब आपके मन में तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अच्छा कभी कभी सेंट्रल बना देती है तो क्या स्टेट बना देती है सेंट्रल को मानना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल तो मोस्ट पावरफुल है, तो वो बना देगी तो स्टेट मान लेगा, लेकिन अगर स्टेट बनाएगी तो सेंट्रल को मानना पड़ेगा। अगर दोनों बना दे तो क्या होगा, तो जब दोनों जिस कंडीशन में कोई किसी उस पर रूल यानी बना देती हैं तो उसमें सेंट्रल की बात ऊपर रखी जाती है, स्टेट का एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि सेंट्रल मोस्ट पावरफुल है, तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उससे रिलेटेड तो उसमें सेंट्रल की बात मान ली जाती है और स्टेट की एक्सक्लूड किया जाता है, सेंट्रल का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है इस तरीके से।
चीज़ें चलती हैं। तो हमने इस लिस्ट पे बात कर ली है। अब थोड़ा सा बात कर ले कि जैसे यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं, यूटीज़ जिसको कहा जाता है यूटी। तो यानी यूटी जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो यूटी तो 8 है। यूटी की बात करें तो स्टेट्स जो होते हैं यानी कि उनका सेल्फ अपना पावर होता कंट्रोल होता है, उसमें लिमिटेड जो है सेंट्रल का हाथ होता है, यानी इंटरफेयर होता है। लेकिन जो यूटीज़ होती हैं उसमें लिमिटेड स्टेट्स का रोल होता है और हायर पावर देखा जाए तो सेंट्रल का होता है। यानी कि सिर्फ अपने यहाँ देखा जाए यूटी में, यानी कि यूटी लिख देते हैं, यूटी में यानी यूनियन टेरिटरीज अगर दो देखा जाए, एक चंडीगढ़ है, सॉरी एक दिल्ली है, एक पुदुचेरी है। यहाँ पर अपना पर्सनल स्टेट असेंबलीज है, यहाँ भी यानी सीएम बनाए जाते हैं। यहाँ भी जैसे कि अभी करंट टाइम में आप देखेंगे तो रेखा गुप्ता है जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है, मेंबर है। और जो उसके बाद जो 6 असेंबलीज हैं उसमें जो है, सॉरी यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर को भी ऐड कर लिया गया था, माय बैड, सॉरी। तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में भी, वहाँ भी सीएम है, असेंबली वहाँ भी है। तो इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो 5 असेंबलीज यानी यूटीज़ हैं वहाँ पर कोई असेंबली नहीं, वहाँ डायरेक्टली प्रेसिडेंट का जो रूल होता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यानी कि जैसे हर उसमें गवर्नर होते हैं वैसे वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो वो जो है उनका रूल होता है। तो इस तरीके से हमने बात कर ली। तो उनके पास भी पावर है, कुछ चीज़ें लिमिटेड है लेकिन पावर है उनके पास भी। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 सब्जेक्ट्स है जो कि सेंट्रल उसमें इंटरफेयर यानी सेंट्रल के हाथ में है, बाकी चीज़ें डिवाइडेड हैं उनमें। तो जैसे दिल्ली का देखें तो उसमें लैंड का है और पुलिस का है, पुलिस सिक्योरिटी का है, यानी इस तरीके से 2-3 या 4 अप्रॉक्सीमेटली सब्जेक्ट्स हैं जिसपे जो है वहाँ का गवर्नमेंट यानी कि रूल नहीं बनाती है, वो उनके अंडर में नहीं है, वो सेंट्रल के अंडर में, बाकी चीज़ें जो है लोकल यानी स्टेट के अंडर में। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं पावर शेयरिंग का। यहाँ पर यानी जडिशरी का भी रोल होता है। जडिशरी की बात कर ले तो यहाँ पर इन केस ऑफ डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी पावर के डिवीजन में मैंने आपको रोल ये होता है कि अगर पावर के डिवीजन में कोई यानी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है सॉल्व करना है। जो इसको वहाँ का एक्सक्लूसिव पावर कहा जाता है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ जुडिशरी। जो सारी चीज़ें हैं, अब थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंडिया के मैप पे एक नज़र डाल लेते हैं, थ्रू आउट कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर बात करें तो इंडिया इन 1947 यानी जब हम इंडिया आज़ाद हुआ था उसके जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद कह सकते हैं, जस्ट बाद का ही, यानी उस टाइम इंडिया कैसा था। तो देख सकते हैं ये नया एक वो बन गया था कंट्री, यानी कि पाकिस्तान, आप जानते ही हैं। और उसके बाद ये ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, यानी उसको वेस्टर्न, इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, यानी बांग्लादेश करंट टाइम में है। और ये हमारा ग्रेट इंडिया, इस तरीके से उस टाइम पर था। फिर धीरे धीरे बहुत सारे यानी 14 स्टेट्स थे जो कि यहाँ इंडिया में हुए, और बाकी अब तो बहुत सारे 28 स्टेट्स बन गए हैं, यानी उस टाइम पे 14 थे और 6 टेरिटरीज थी। और उसमें भी जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे भी कुछ रेगुलेशंस थे। आपको बात करें तो यानी कि उस टाइम जब ब्रिटिशर्स यहाँ जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे यानी मोनार्कियल सिस्टम था, प्रोविंसेस थे, यानी 552 इतने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली प्रोविंसेस थे। अब प्रोविंसेस को उन्होंने कह दिया था कि यानी कि कुछ जो रिमेनिंग यहाँ था वहाँ पर यानी रिमेनिंग स्टेट्स थे उसमें जो है कांग्रेस का शासन था, एक तरीके से इंटरनल गवर्नमेंट बनी थी, आपने सुना ही होगा वहाँ पर। तो उसमें उन्होंने कहा था, यानी ब्रिटिशर्स ने इनको 3 कंडीशंस दी थी, या तो आप इंडिया के साथ पार्टिसिपेट कर लो, या आप उसको पाकिस्तान को साथ हो जाओ, सॉरी पी बना देते हैं, और या तो आप बिल्कुल फ्री रहो, अपना सेल्फ यानी रूल करो जैसे कि अभी कर रहे हो। तो ये 3 कंडीशंस ब्रिटिशर्स ने दे गए थे, एक तरीके से उनकी चालाकी थी, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम, कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं जा ही रहा हूँ तो इंडिया में शांति क्यों रहे, ये भी थोड़ा सा भंग करके जाते हैं। वो होता नहीं कि बेसिकली कोई आता है और उसके मन में अगर थोड़ा सा क्लेवर टाइप्स है, जिलसी टाइप्स है, तो वो उसकी इच्छा होती है कि ये शांत क्यों है, सब कुछ इनके लाइफ में अच्छा क्यों चला, थोड़ा सा तड़का लगना चाहिए। तो उसी तरीके से तो उस टाइम हुआ क्या, उन्होंने 3 ये कंडीशंस दे दी थी, तो जिसमें से सारे स्टेट्स को तो यानी सारे प्रोविंसेस को तो कर लिया गया था इंडिया के अंडर में, लेकिन उसके बाद बट ये 3 उसमें प्रोविंसेस थी जो कि एक हैदराबाद यानी शरारती कह सकते हैं, 3 शरारती बच्चे कह सकते हैं, जैसे 3 इडियट्स आपने देखी होगी। तो 3 ये जो इम्पोर्टेंट यानी ये हैदराबाद वाला रीजन है, यहाँ पर जूनागढ़ है छोटा सा, ये जो है, और ये जम्मू कश्मीर, ये 3 शरारती बच्चे कह सकते हैं।
यानी इन लोगों ने मना कर दिया। इन्होंने तो कहा कि हम पाकिस्तान से मिल जाते हैं, इन्होंने कहा हम स्वतंत्र रह जाते हैं, इन्होंने कहा हम स्वतंत्र रह जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। तो हुआ डिफरेंस क्या कि अगर इन लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाती, तो ये देखिए आपका इनका बॉर्डर कहीं भी यानी एक्सटर्नल बॉर्डर नहीं, इनका बॉर्डर यानी आंध्र प्रदेश के अंदर टाइप्स है, यानी इंटरनल इंडिया के अंदर एक नई कंट्री होगी। इस तरीके से दोनों जगह था। तो इन्होंने सोचा अगर इस तरीके से रहेगा तो हमारी इंटरनल थ्रेट होगी। तो इन्होंने, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, उनके कंट्रीब्यूशंस को तो सभी जानते हैं, यानी कि जो है उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने ये जो है, तो उन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट लाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशंस, यानी एनेक्सेशंस इशू किया। यानी कि उसमें क्या किया, उन्होंने कहा कि यानी कि 549 स्टेट प्रोविंसेस को उन्होंने मिला लिया अपने उसमें, थोड़ा सा कुछ स्ट्रिक्ट होकर के, बट इन तीनों ने मना कर दिया। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम अपना अलग स्टेट्स बनाओ, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से आने जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक आपको याद होगा पोलो ऑपरेशन, तो इन्होंने जो है यहाँ पर लॉन्च किया और उसके थ्रू हैदराबाद को पूरा तरीके से इंडिया में मैच को यानी कि मिला लिया गया। उसके इसी तरीके से जूनागढ़ वाले एरिया को भी यहाँ रेफरेंडम कराया गया था, क्योंकि यहाँ की पूरी जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था। तो रेफरेंडम करा लिया गया, तो वहाँ की पॉपुलेशन इंडिया में मिलना चाह रही थी। इस तरीके से फाइनली हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम फ्री रहना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पास एक एक्सटर्नल बॉर्डर था, यानी कि इंडिया से अलग इसका जो है चाइना से भी इधर मिलता था, इधर अफगानिस्तान से मिलता था, इधर पाकिस्तान से मिलता था। तो हमने पूरी तरीके से उनको छूट दे दी कि ठीक है आप अपनी इच्छा से करिए। बट हुआ क्या, उस टाइम जो है कि पाकिस्तान फिर से ऑक्यूपाइड करने लगा, इन पर अटैक करने लगा। तो फाइनली हमने इनको मिला लिया अपने उसमें। तो इसलिए उनको स्पेशल कुछ स्टेट्स यानी स्पेशल वो कैटेगरी दी गई थी उनके लिए, जैसे एक स्पेशल वो बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये सारी चीज़ें हम उसमें नेक्स्ट चैप्टर में जैसे रिलेटेड होंगी उससे बात करते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दिया है सारी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी फेडरलिज्म का प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो यहाँ बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब बना था तो उस टाइम तो दो ही बॉडीज़ थी, यानी कि सेंट्रल और स्टेट की ही। और फेडरल उसमें जो है, इफ फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीड इन इंडिया इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि अगर सक्सेस है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया इन सारी चीज़ों के अबाउट हम आगे बात करें तो रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. This ensured that the spirit of the federalism, respect for diversity and desire for living together become a शेयर्ड आइडल ऑफ आवर कंट्री. यानी कि अगर इसका वो थोड़ा सा बात कर ले तो ये डाइवर्सिटी को हमारे रिस्पेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें बात करती हैं कि हमने जो पहले भी बात की है कि यानी कि अगर ये फेडरलिज्म है तो इसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी को मेंटेन है। ये सारी चीज़ें बात करती हैं। अब थोड़ा सा हम फेडरलिज्म में लिंग्विस्टिक बात कर लेते हैं। तो लिंग्विस्टिक उसमें बात कर ले तो हमारे स्टेट में आपने देखा ही है कि बहुत बड़ी सी कंट्री है और जो है जहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ बहुत से डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज बोले जाते हैं। उस टाइम में भी था, आज भी देखेंगे तो 22 लैंग्वेजेस जो कि एक तरीके से 8th शेड्यूल में रजिस्टर्ड है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज एक तरीके से कह सकते हैं। यानी कि ये और प्लस इंग्लिश, ये लैंग्वेज तो भी इनको यानी कि पूरे ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। और उसी तरीके से उस टाइम में भी था 1947 में भी, तो बहुत सारे स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, ये इस तरीके से। यानी कि बहुत सारे स्टेट्स को मैंने बताया कि यानी रीजनल वाइज आपको पता ही होगा कि जैसे हिंदी नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी बोली जाती है, प्रेफर की जाती है। जम्मू कश्मीर नेपाली समथिंग में बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, कश्मीरी भी बोली जाती है। उसके बाद यहाँ जो है नॉर्दर्न इंडिया में भी देखें तो अगर यहाँ पर राजस्थानी हिंदी आ जाती है, गढ़वाली हिंदी आ जाती है। इस तरीके से सदर्न इंडिया में हर स्टेट के अपना पर्टिकुलर लैंग्वेज है। तो इस तरीके से है। तो यानी कि थोड़ा सा हम पॉलिटिकल मैप पे नज़र डाल लें तो इस तरीके से था। अब तो थोड़ा सा ये जम्मू कश्मीर में 2 पार्ट हो गए हैं। और जम्मू कश्मीर का मैंने कुछ आपको ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट जो है यानी इंडिया का पार्ट है तो हम मानते हैं, लेकिन वो सारे वो पीओके में चला जाता है। ये वाला LOC चला जाता है, यानी ये वाला चाइना का पार्ट हो जाता है, ये पाकिस्तान का। लेकिन ये हम टेम्पररी है, हम इसको टाइम आने पर एक्शन जो है अपने उसमें इंडिया में मिला लेंगे। तो एक तरीके से ये सारा देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मतलब तेलंगाना नहीं था, 2006 का मैप है। अब तो तेलंगाना यहाँ पर बन गया है एक नया स्टेट, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यानी कि इसमें तो टोटल 28 ही स्टेट्स थे, यानी फिर उसके 29 हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर को हमने UT बना दिया तो इसकी वजह से फिर 28 हो गए।
तो सारी चीज़ें हम बात कर लिए। थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि जब लिंग्विस्टिक इशू तो बहुत ज़्यादा है, जो यानी वो भी डाइवर्सिटी को दिखाता है। उसके बाद हम बात कर ले तो लैंग्वेज पॉलिसी यानी जिस टाइम हमारा स्टेट बना तो उस टाइम क्या हुआ कि 40% तो जो लोग थे उनकी मदर टंग हिंदी थी, और रिमेनिंग 21% लोगों की अपने 60% लोगों की रिमेनिंग अपने डिफरेंट लैंग्वेज थी। तो उस टाइम हुआ क्या कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब उसमें वो कहा जा रहा था कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए जो हम लोग प्रेफर करें। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जो है अगर हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रेफर करते हैं तो जैसे जो हाल श्रीलंका का हुआ मैंने बताया नहीं था कि वहाँ पर सिंघली लैंग्वेज को ही प्रेफर किया गया, वहाँ उसको नेशनल लैंग्वेज मान लिया गया और जो तमिल लैंग्वेज को नहीं माना गया। ये सारी चीज़ें इशूज़ होंगी। तो हमने क्या किया कि एक प्रॉपर जो है छोड़ दिया। वहाँ पर हमने कहा कि ठीक है, जो जो लैंग्वेज फॉलो कर रहा है उसे करता रहे। हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर एक तरीके से नेशनल वो दे देते स्टेटस। नेशनल स्टेटस का मतलब था कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम एक वो दे देते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो रहेगी, एक जो अपने रीजनल लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी। रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि यानी कि जो वहाँ पर्टिकुलर हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज, जैसे हिंदी यूपी में हिंदी बोली जाती है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए हिंदी में भी जो डायलेक्ट्स है वो थोड़ा सा चेंज नज़र आता है। यानी लिरिक्स थोड़ा सा देखेंगे तो उत्तराखंड की, दिल्ली की सारी हिंदी तो बोली जाती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसी तरीके से गुजरात में चले जाइए तो वहाँ गुजराती और हिंदी बोली, महाराष्ट्र में चले जाइए मराठी बोली जाती है। तो ये सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनके साथ इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया कि अभी तब तक जो है यानी कि 1950 में जब एक पॉलिसी बनी तो यानी कि एक लैंग्वेज का जो इशू था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तो उसमें कहा गया ये सारी डाइवर्सिटी इंडिया को देखते हुए उन्होंने कहा कि यानी कि जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि इंग्लिश को हम प्रेफर करते हैं, इंग्लिश और एक प्लस वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसको, यानी 2 लैंग्वेज यूज़ की जाएंगी। यानी कि जैसे करंट में भी देखेंगे कि आप वही चीज़ होता है 1955 में 50 में। तो उन्होंने कहा कि 19 यानी इसको 15 साल का समय देते हैं। 65 के बाद हम देखेंगे कि पर्टिकुलर यहाँ कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का जो है एक स्टेटस दिया जाए। तो 15 साल का टाइम लिया गया और प्रॉपरली इसको देखा गया। लेकिन जब 10 साल हो गए आफ्टर 10 ईयर देखा गया कि लोगों की पर्टिकुलर कोई राय नहीं बनी। इंग्लिश तो सबने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूरे इंडिया में राज किया तो उन्होंने इंग्लिश फैला दी। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है सबकी अपनी बदली ही नहीं। तो उन्होंने कहा सबकी रीजनल लैंग्वेज तो वही बनी हुई है, तो इसलिए हम इस पर कोई वो नहीं कर सकते, यानी कि स्ट्रिक्ट होकर के कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं दे सकते। तो इसलिए हमने इंग्लिश और एक वही रीजनल लैंग्वेज को प्रेफर कर दिया। इस तरीके से इंडिया में आज तक कोई जो है इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि कोई रीजनल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं बनी और अपनी ऑफिशियल जो लैंग्वेज यानी कि पूरे इंडिया में हर स्टेट की पर्सनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज से हम चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे। तो सेंटर रिस्ट्रिक्टिंग द सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन द प्रैक्टिस। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल एट बोथ आर द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि आपको पता होगा अप्रॉक्सीमेटली 27 ईयर्स का एक आपने वो भी सुना होगा स्लोगन। तो 27 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली कांग्रेस का ही रूल रहा सेंटर और स्टेट में। रीजनल लैंग्वेज मोस्टली बहुत ज़्यादा आई नहीं। तो सेंट्रल में तो जो है पूरी तरीके से स्टेट उसका यानी कि कांग्रेस का ही तरीके से एक छत्र यानी एम्ब्रेला सिस्टम था। स्टेट में धीरे धीरे पार्टियां स्टार्ट होने लगी। 19 प्रॉपरली अगर देखा जाए 1977 में एक नॉन कांग्रेस यानी कि रूल हुआ, यानी जनता दल आई तो कुछ 2 ही साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली रही, लेकिन उसने थोड़ा सा रूल को ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से जो है कोई ज़्यादा इशूज़ नहीं हुए। सेंटर स्टेट यानी के रिलेशंस मेंटेन है। जैसे कि अभी भी देखते हैं कि जिस अगर सेंटर और स्टेट के में सेम पार्टी होती है तो बहुत डिस्प्यूट्स का कोई चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहाँ डिफरेंट होता है तो थोड़ा सा इशूज़ रहते हैं। करंट में अगर एग्जांपल ले लें तो तमिलनाडु और जो है का टाइम देख सकते हैं, यानी तमिलनाडु में थोड़ा सा डिस्प्यूट बना ही रहता है। तो आगे हम बात कर लें तो यहाँ पर पावर शेयरिंग में कि एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल एंड डिफरेंट पार्टीज एंड वही चीज़ मैंने डिफरेंट है यहाँ पर और वहाँ पर डिफरेंट है, तो ये सारे इशूज़ होते हैं।
आगे बात कर ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वेयर कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज, यानी कि जब यानी कि अगर सेम पार्टी है तो कभी अपोज नहीं करती, लेकिन जब डिफरेंट पार्टी होती है तो अपोज करती है, तो एक दूसरे से डिस्प्यूट वो क्लियर रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें तो चेंज सिग्निफिकेंटली 1990 में, यानी जब पार्टी छोटी छोटी रीजनल पार्टी उभर उभर कर बड़ी बनने लगी और आने लगी, तो थोड़ा सा हमारा चेंज आया। तो द पीरियड साथ द राइज ऑफ द रीजनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रीजन यानी कि ओरिजिन हुई, वो धीरे धीरे पावर में आने लगी। तो जिसकी वजह से यह इरा जो बना वो कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि एट द सेंटर, यानी कि प्रॉपरली जब कांग्रेस का एक तरीके से दबदबा ही था पहले, तो उसके बाद धीरे धीरे जब रीजनल पार्टी का कोलाब्रेशन यानी कि इमर्ज होने लगी, तो प्रॉपर उन लोगों को यानी कि इतनी बड़ी पार्टियां नहीं, तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उनको सीट्स मिल नहीं सकती थी। तो जिसकी वजह से उन पार्टियों ने जो है अपना एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट किया। कोलिशन मतलब कि जो है बहुत सारी पार्टियों बहुत सारे लोगों को मिला के, यानी कि सीट्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 275 समथिंग सीट्स चाहिए होती हैं। तो जो इसलिए उन्होंने कि बहुत सारे लोगों को यानी जितना हर कई पार्टियों को मिला के, जैसे कि कंट्री में अगर देखा जाए तो इंडिया जो कि अप्रॉक्सीमेटली 26 पार्टी की बनी हुई है इंडिया गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया जो इंडिया अलायंस जिसको कहा जाता था उसको प्रॉपर इंडिया कहा गया। तो यूपीए जिसको कहा जाता था, यानी प्री नाम तो उसका यूपीए था, कांग्रेस और बहुत सारी कांग्रेस पार्टियों का जो कोलाब्रेशन था कोलिजन। फिर उसके बाद जो है इसको प्रॉपरली इंडिया कहा गया। लिख दे मैं लिख दूँ। तो इसमें 26 पार्टीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से अब ये सारी इकट्ठा चुनाव लड़ करके ये जो है वो बनाते हैं अपना एक, यानी सेंटर में गवर्नमेंट बनाएंगे। यानी कि जैसे करंट टाइम में देखा जाए, करंट टाइम से रिलेट करें तो एनडीए की गवर्नमेंट है। तो एनडीए की गवर्नमेंट है, यानी प्रॉपरली पर्टिकुलर पार्टी नहीं, बीजेपी की पार्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मेजर पार्टी बीजेपी है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। तो ये सारे मिलकर के कोलिशन गवर्नमेंट बनाते थे। यानी 1990 के बाद जो है कोलिशन इरा आया, जिसको कोलिशन इरा कहा गया, यानी कोलिशन गवर्नमेंट का, यानी बहुत सारी पार्टियां मिलकर के मेजॉरिटी में लोकसभा में अपना सेंटर में वो रूल करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं। आगे थोड़ा सा हम बात कर ले तो यानी वही अलायंस करती हैं। यानी आपने देखा ही होगा करंट टाइम से बहुत ज़्यादा आपको अवेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अवेयर हैं, बहुत सारे चुनाव टाइम पे होते रहते हैं, सारी चीज़ों से आप अवेयर हैं। आगे थोड़ा सा यहाँ बात कर लें तो जैसे कि ये जब कोलिशन गवर्नमेंट आई तो उस टाइम फिर क्या हुआ कि यानी कि जैसे वहाँ सेंटर में दूसरी पार्टी आ गई, स्टेट में दूसरी पार्टी आ गई, तो बहुत सारे आपको मैंने बताया कि वो मिसयूज़ करने लगी। तो उसमें जैसे कि मिसयूज़ यानी कि सेंट्रल के ही हाथ में होता है गवर्नमेंट को पावर लेना जो है, यानी स्टेट्स को। तो यानी ये तो एक तरीके से कार्टून में दिखाया जा रहा है कि लोगों ये जो गवर्नमेंट है ये हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी जी हैं, और उनके टाइम में कैसे स्टेट्स को पावर बांटी जा रही है। देख सकते हैं कि ये सभी लोग अपना ले लेके खड़े पॉट, और इनको किस तरीके से पावर शेयरिंग की जा रही है, तो इस तरीके से। और उसके बाद हम कोलिशन गवर्नमेंट की बात कर ले तो ये जो है देख सकते हैं कि जब 1998 में प्रॉपर अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑनर कह सकते हैं, हमारे पीएम हैं, सॉरी जो पीएम प्रेसिडेंट नहीं सीएम, माय बैड, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने यानी कि बहुत सारी पार्टियों से कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाई थी 1998 में, उसके 99 में, यानी 98 में तो इनकी सरकार गिर गई थी, इनको प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिली थी, वो उसके 99 में इन्होंने प्रॉपर गवर्नमेंट बनाई। तो उसके बाद 2004 तक इन्होंने रूल किया था। तो इस तरीके से इन्होंने कितनी सारी पार्टियों से मिला करके अपना गवर्नमेंट बनाई थी। तो ये देख सकते हैं ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें स्वाहा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कोलिशन गवर्नमेंट की मसाल जल रही है एक तरीके से ना कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लें कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि इंडिया में बहुत सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में तो बहुत है, यानी अगर प्रॉपर देखा जाए तो हर स्टेट्स के, यानी स्टेट का यहाँ रीजन वाइज भी लैंग्वेज बहुत डिफरेंस है। आप रूरल एरिया में चले जाएं इंग्लिश, यानी कि सिटी में तो अर्बन एरिया में तो पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अगर रूरल एरिया में नॉर्दर्न इंडिया में आइए, नदर्न इंडिया में, तो रूरल एरिया में थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको लैंग्वेज डिफरेंस मिलेगी, थोड़ा सा बोलने का डायलेक्ट अलग ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ है। तो यानी कि ये तो सेंसस में दिखाया गया 2000 अप्रोक्सीमेटली 11 का 91 का सेंसस है, जिसमें दिखाया गया कितने किस लैंग्वेज के बोलने वाले हैं, कितने कितने %। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप ओवरव्यू कर लीजिएगा अपने अवेयरनेस के लिए। और हम यहाँ बात करते हैं तो थोड़ा सा
ये सारी चीज़ रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा था। यहाँ से बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसा, अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यानी फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन समथिंग सेम ही है। यानी कि फेडरलिज्म यानी कि वही हुआ, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का शेयरिंग, एक तरीके से उसमें भी कह सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेसिक थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कि गवर्नमेंट है, इसको थोड़ा सा ये आप नहीं फोकस करिएगा, आप यहाँ फोकस करिए जो मैं बता रही हूँ। यानी कि ये सेंट्रल है, इसके पास पावर है, उसके बाद फिर स्टेट आ जाती है, इसके पास पावर है, वो इसमें डिवाइड है, इसमें डिवाइड है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, उसके पास पावर है प्रॉपर। इस तरीके से डिवाइड है, तो यानी डिसेंट्रलाइजेशन इसी तरह, यानी कि सेंट्रलाइजेशन यानी कि सारा पावर इकट्ठा यहीं पर हो, तो इसको सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। और सारी पावर ये डिफरेंट इसमें स्टेज में बटी हुई हों, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान देते हैं। आगे चलते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसे बात कर लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन पे यानी कि बात कर ले, तो यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का थोड़ा सा यानी अगर देखा जाए तो 1992 से पहले देखा जाए तो टू लेयर गवर्नमेंट ही थी, टू टायर ही थी, यानी कि स्टेट और सेंट्रल का ही। और थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं, तो स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज द इंडिपेंडेंस कंट्रीज ऑफ यूरोप। यानी कि स्टेट है जो कि यानी इंडिया में जो इंडिया हुआ तो उसमें बहुत बड़े स्टेट्स, यानी स्टेट तो अगर देखा जाए तो रीजन वाइज भी समथिंग यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके बराबर है, पॉपुलेशन उनसे भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया, यानी कि रशिया तो इतना बड़ा सा है लेकिन उसकी पॉपुलेशन यूपी के पॉपुलेशन से बहुत कम है। अगर देखा जाए महाराष्ट्र सेमेस्टिक जर्मनी की तरह है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। अब हम पावर शेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट बिलो एट द स्टेट लेवल। यानी कि जब ये सारी चीज़ें देखी गई कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, हम सबको नहीं बिल्कुल एक तरीके से वो लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको एक थर्ड टायर की ज़रूरत पड़ी। तो इन सारी चीज़ों पर बात की, यानी कि 1957 से ही यानी देखा जाए तो बहुत जगह गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई थी, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से स्टेटस नहीं मिला था। तो लोगों का कोई कंपलसरी नहीं था, बाउंडिंग नहीं था, बहुत सारे स्टेट्स उसको फॉलो भी नहीं करते थे। लेकिन जो है कुछ जगह जैसे तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, यूपी में बहुत जगह थोड़ा थोड़ा पावर शेयरिंग होने लगी, लोकल गवर्नमेंट बनने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिसको सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे ऑफ द रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी कि अगर जब लोकल बनने लगी थी 1957 से ही, तो वहाँ देखा गया कि डेमोक्रेसी का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन तो लोकल गवर्नमेंट में ही हो रहा था, क्योंकि हायर उसमें देखा जाएगा तो थोड़ा सा पावर उनके पास ज़्यादा होगी, तो वो सारे लोग टाइम देते। जैसे बेसिकली आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे आप एक MP को चूज़ करते हैं, तो MP आपसे कितनी बार मिलने आता है? 5 साल में MP आपसे कितनी बार मिलने आएगा, और कितनी आपकी बातें जो है या टोपी लगा देते हैं कि जो है वो कितनी बात आपकी मानेगा। लेकिन अगर आप एक प्रधान को चूज़ करते हैं, यानी जो सरपंच होता है रूरल एरिया में, और वहाँ पर चेयरमैन तो नहीं कह सकते, वहाँ जो अर्बन एरिया में काउंसलर होता है, उसकी बात कर ले, तो उस जो है अगर उसे आप बनाते हैं तो वो आपसे ईयरली में की जाए एनुअली 5 साल में भी एक दिन कितनी बार आपसे मिलेगा। तो नेताजी को बना देते हैं इस तरीके से, तो वो आपसे कितनी बार मिलेगा ये आप एक बार थोड़ा सा सोचिए। तो डिफरेंस अगर MP को बनाएंगे या फिर आप प्राइम मिनिस्टर से ले लीजिए, तो प्राइम मिनिस्टर तो आप हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल हो, जितने साल रहे आप कुछ अच्छा काम करते तो आप प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो रेयर केसेस ही आप प्राइम मिनिस्टर से मिल लेंगे नहीं। MP है वो पर पर्सन से तो मिलने आएगा नहीं पहली बार, और आ भी गया तो वो प्री इलेक्शन आता है, यानी इलेक्शन के बाद तो दिखता नहीं है। लेकिन जो सरपंच होते हैं, यानी कि रूरल एरिया में देखा जाए सरपंच होते हैं, या फिर अर्बन एरिया में काउंसलर होते हैं, तो आप बेसिकली बहुत सारे काम होते हैं तो आप उनके ऑफिस चले जाते हैं, मिलाते हैं, या फिर कुछ इशूज़ होता है तो काउंसलर आ जाते हैं। सरपंच जी तो आस पास ही होते हैं, क्योंकि रूरल एरिया का एरिया छोटा होता है, रूरल एरिया में वो उनका रेंज छोटा होता है, तो वो तो सडनली मिलते भी रहते हैं, तो वो आपकी बातें जल्दी अच्छे से सुन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेमोक्रेसी कितने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इस तरीके से फिर इसलिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन के लिए मतलब यानी कि एक मूड आया कि इसको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जिसकी वजह से ये
कॉन्स्टिट्यूशनली होगा तो यानी बाइंडिंग हो सबके ऊपर। तो यहाँ इसलिए फिर जो है विलेज में एक जिसको पंचायती राज कहा गया और म्यूनसिपालिटीज अर्बन एरिया में इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन किया जाने लगा। तो अब वहाँ बात कर ले तो बहुत सारे स्टेट्स जो है ना कि वो चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था तो बहुत सारे स्टेट्स इसको मानते नहीं थे। वो उन्होंने कुछ किसी ने कुछ पावर दी, किसी ने कुछ पावर दी, किसी ने कुछ पावर नहीं दी। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज यानी कि वो नाम मात्र का कहीं कहीं रह गया, कहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बॉन्डिंग नहीं था तो किसी ने माना नहीं। तो कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। तो लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स यानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। तो इसके अंदर फाइनली 1992 में जब 73rd और 73rd लिख सकते हैं, 73rd और 74th जब अमेंडमेंट हुआ फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो है 1992 में तो इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जिसकी वजह से इसको फाइनली हर स्टेट में इसको एक तरीके से बाइंडिंग कर दिया गया। कुछ इसमें क्या कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट में यानी कि जो अर्बन एरिया की गवर्नमेंट है यानी कि उसमें 18 प्रोविजंस दिए गए कि इनके पास ये काम होते हैं। और हाँ, जो 18 सब्जेक्ट्स दिए गए जो अर्बन एरिया में कि ये काम करेंगे। और 18 उसमें लोकल गवर्नमेंट में जो पंचायती राज है यानी कि रूरल एरिया में। और 29 स्टेशन सब्जेक्ट्स जो है अर्बन एरिया में दिए गए, यानी कि इन सारे उस पर वर्क ये सारे यानी लोकल गवर्नमेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें प्रोविज़न बनी। तो प्रोविज़न में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है इसके। तो फीचर्स बात करें यानी कि ये 3rd टायर गवर्नमेंट बनी। फाइनली मैंने आपको बताया था कि यानी कि पहले तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थी, ऐसे स्टेट सेंट्रल फिर स्टेट, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट 3rd यानी पंचायती राज जिसको कहा गया। तो बने सब इसके थोड़ा सा हम फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स में बात करें तो ये मैंडेटरी हो गया सभी इसमें कि इलेक्शन होगा कम जो है टाइमली यानी कि आफ्टर 5 ईयर तो इलेक्शन होगा। उसके बाद फिर बात करें तो इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया यानी कि SC ST और उसके साथ साथ वीमेंस को भी रिजर्वेशन दिया गया 33% का, यानी कि 33% कि वीमेंस का भी रोल होगा। और उसके बाद जो है रिजर्वेशन में यानी SC ST को यानी एरिया वाइज जहाँ पे SC ST है या फिर वो एरिया वाइज के साथ साथ उसमें ईयरली होता है कि एनुअली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कुलेशन टाइप्स होता है, यानी एक बार SC को जो है रिजर्वेशन मिल गया, उसके सेकेंड टाइम फिर ST को की सीट फिक्स हो गई कि इस बार ST के लिए फिक्स है, फिर उसके बाद वीमेंस के लिए फिक्स है, फिर जो है वीमेंस जनरल वीमेंस के लिए, फिर SC वीमेंस के लिए, सारी चीज़ें ऐसे सर्कुलेशन में होती रहती है, यानी इस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया। आगे हम बात कर ले तो जो है लास्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन ऑफ रिजर्व वीमेन के मैंने आपको बताया। उसके बाद 3rd प्रोविजन है कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन, यानी कि उसमें एक स्टेट इलेक्शन का प्रोविज़न दिया गया कि यानी कि पहले तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही था, उसके बाद एक नया वो बनाया गया कि यानी कि स्टेट इलेक्शन बनाया गया, यानी कि वो सिर्फ कंडक्ट करवाएगा लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शंस। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो तो पूरे यानी कि देखा जाए तो वो स्टेट का यानी सेंट्रल का जो यानी जो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, वहाँ पर वो कंडक्ट करवाता है। उसके साथ यानी होल टोटल पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है वो टोटल वो करवाता है, यानी प्रेसिडेंट तक का वो वाइस प्रेसिडेंट सभी को करवाता है, लोकसभा विधानसभा का भी करवाता है उसके साथ। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया स्टेट्स का, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो प्रॉपर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का ही इलेक्शन करवाता है, म्यूनसिपल इलेक्शंस और उसके साथ पंचायत इलेक्शन। उसके साथ हम नेक्स्ट बात करें तो लास्ट फीचर्स है जिसमें कुछ पावर और रेवेन्यू सिस्टम यानी लोकल गवर्नमेंट को भी डिवाइड कर दी गई हैं, कुछ यानी कुछ चीज़ें दी गई हैं लिमिटेड है, यानी कि देखा जाए तो 1% का ही चांस नहीं होता है, यानी कि 1% से भी कम ये अर्निंग करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें दिया गया जैसे कि फेयर्स में ये अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो जिसकी वजह से उनके पास रेवेन्यू भी नहीं आता, तो वो टोटली डिपेंडेंट ही होती हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो उसके साथ हम बात कर ले तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज, यानी इसको पंचायती राज कहा जाता है। PRI आपने सुना होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर बात करें तो ईच विलेज या और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत, यानी कि कुछ विलेज होंगे उनके पास उनका एक ग्रुप मिलाकर होगा जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, यानी कि अगर जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो समझते होंगे कि यानी 4-5 गांव यानी कि जहाँ पर 1000 मोर देन सीट्स हों यानी कि वोटर्स हों, वहाँ पर एक जो है ग्राम सभा उसे बना दिया जाता है।
यानी कि वहाँ एक उसमें पूरे में एक सरपंच चूज किया जाएगा। उसके बाद काउंसिल कंसिस्टिंग द सेवरल वार्ड, यानी कि उसमें कुछ वार्ड होते हैं, यानी कि जैसे एरिया वाइज होता है उसमें वार्ड भी होते हैं नीचे विलेज में, जिसको पंच कहा जाता है, या प्रेसिडेंट जो सरपंच और उसके ऊपर वाले सरपंच कहा जाता है। यानी सरपंच यानी सर से देख सकते हैं, सर और पंच, यानी सर ऊपर होता है, पंच नीचे। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हमने वार्ड वाइज यानी कि कुछ समथिंग वोटर से समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 200 वोटर्स ऐसे समथिंग है कि उनके उतने वोटर्स का एक वार्ड बनाया जाता है, जो कि इनको असिस्ट करता है, यानी कि देखा जाए तो सरपंच को। अभी स्टेट लेवल या थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे किस तरीके से डिसेंट्रलाइज है लोकल गवर्नमेंट में। तो लोकल गवर्नमेंट में भी 3 लेयर में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट तो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी जिसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद कहा जाता है। और उसके बाद एक होता है ब्लॉक पंचायत, यानी कि जिसको ब्लॉक समिति या ब्लॉक पंचायत या मंडल परिषद कहा जाता है। थर्ड होता है विलेज परिषद या ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें इनको कहा जाता है। तो देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट बात कर ले तो यहाँ पर इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, यानी कि डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे विलेज का, यानी कि पूरे विलेज में ये डिसीजन लेती है क्या करना है। ये सारी चीज़ें यानी वर्क भी करवाते हैं। तो आपको कम्प्लीटली हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे जब रेफरल बुक पढ़ेंगे तो उसमें इनका वर्क भी दिया हुआ है, उसमें बात करेंगे क्या क्या करते हैं सारे। तो यानी कि ग्राम पंचायत बेसिकली आप देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में लोकल जैसे छोटे खंडर टाइप्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीट्स होते हैं, उनको बनवाते हैं। अर्बन एरिया में देखेंगे जो यानी स्ट्रीट्स होती हैं, उनको बनवाना, वहाँ पर लाइट वेट लगवाना, क्लीनिंग करवाना, ये सारी चीज़ें उनके अंडर में होती हैं। और उसके आगे हम बात कर ले तो उनका बजट भी यानी कि उनको रिलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट से। उसके आगे हम बात कर ले तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ये राइज अब इस तरीके से होता है, जैसे यानी कि इस तरीके से यहाँ पर देखिए तो इस तरीके से, यानी कि ऊपर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, नीचे जो है ब्लॉक होता है, ऊपर नीचे विलेज लेवल होता है। इस तरीके से ये है। आगे हम बात कर ले तो ये सारे जो है वो एरिया वाइज चूज किए जाते हैं, यानी कि उनका भी इलेक्शन होता है, जो कि मैंने बताया। आल पंचायत समिति मंडल डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद, जो कि मैंने बताया कि यानी कि होता क्या है, एक जिला पंचायत सदस्य चूज किया जाता है, एक बीडीसी चूज किया जाता है इलेक्शन में, यानी कि रूरल एरिया में देखा है मैंने जो होता है। तो उसमें एक जिला पंचायत सदस्य इलेक्ट होता है, यानी कि अगर देखा जाए जब इलेक्शन होता है, यानी कि पीआरआई यानी पंचायती राज का इलेक्शन होता है पंचायत का, तो उसी के साथ एक जो है बीडीसी चूज किया जाता है, यानी कि और उसके साथ साथ एक जिला पंचायत सदस्य भी चूज किया जाता है। तो जो बीडीसी होता है ये सारे मिलकर के एक जो है वीडियो बनाते हैं, यानी कि जो इनका ब्लॉक समिति का जो है बनाते हैं ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष, और उसके साथ जो है इसका जिला का एक इनको बनाते हैं, जिला परिषद का यानी कि जो मेंबर होता है उनको बनाते हैं। तो इस तरीके से इनका इलेक्शन होता है। और उसके बाद हम बात करें मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल, यानी कहीं कहीं डिफरेंस होता है, कहीं कहीं तो जो है सीधे इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली होता है, वहाँ पर डीएम को ही बना दिया जाता है, कहीं पर जो है एमएलए को दे दिया जाता है पावर। ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं, लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में यही है। अब इस तरीके से हम जो है म्यूनसिपालिटी की बात कर ले तो सिमिलरली इसी तरीके से म्यूनसिपालिटी में भी है, वहाँ पर 3 स्ट्रक्चर हैं। थोड़ा सा यहाँ दिखा दें कि मैप के साथ बात करते हैं। तो ये है हमारा यानी कि म्यूनसिपालिटी यानी कि अर्बन एरिया का। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर देख सकते हो यार फोटो में आप। अब यहाँ बात करें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट यानी कि पहले तो आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से है, उसके बाद एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, और उसके साथ यूटी की भी जो गवर्नमेंट है मैंने आपको बताया भी, उसके साथ है एक लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड टायर है। तो इसमें 2 लेवल में बटी हुई, एक अर्बन एक रूरल। तो अर्बन में है यानी म्यूनसिपल लेवल गवर्नमेंट, और रूरल में है पंचायती लेवल गवर्नमेंट। म्यूनसिपल की थोड़ा सा बात कर ले, इसकी तुमने बहुत अच्छी बात कर ली है। तो इसमें एक होता है कॉर्पोरेशन यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका मेयर होता है मेयर। म्यूनसिपल काउंसिल का होता है काउंसिलर, और उसके बाद नगर पंचायत का होता है, यानी कि यहाँ पर होता है चेयरमैन। और कंटेनमेंट बोर्ड यानी कि ये एरिया होता है जहाँ पर मिलिट्री का यानी मिलिट्री होती है, यानी जिसको छावनी नहीं कहते आपने, वहाँ कुछ एरिया में मिलिट्री रहती है, यानी कि फोर्स रहती है, आर्मी फोर्स, इंडियन जो फोर्स हैं वो रहती हैं वहाँ का। एक नोटिफाइड टाउन एरिया, ये भी कुछ पोर्ट से रिलेटेड यानी कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं यहाँ पर जो है।
यानी कि अगर ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है नहीं पूरा कर पाती तो वहाँ पर स्पेशल उसको फिर नोटिफाइड किया जाता है, टाउन एरिया कमेटी वहाँ पर जो है, तो उसके अकॉर्डिंग चलती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको स्पेशली इन तीनों पे फोकस करना है। ये तीनों सब इन लोगों इनको जो है स्पेशली सिर्फ जानना ही है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है यानी कि मेयर होता है, यानी कि जो बड़े सिटीज़ में बनते हैं, जैसे कि जो है लखनऊ में बना दिए जाते हैं, दिल्ली में होते हैं, यानी कि इस तरीके से मुंबई में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में, इस तरीके से जो बड़ा अर्बन एरिया होता है उसमें। और काउंसिल होते हैं जो छोटे-छोटे अर्बन एरियाज़ होते हैं उसमें बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे रायबरेली, सॉरी, आपका अपना पर्सनल डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें जो है जो अर्बन एरिया होता है उसमें। उसी में जो अर्बन एरिया में भी जो यानी छोटे-छोटे काउंसलर बना दिए जाते हैं, एक बड़ा-सा एक मतलब कुछ एरिया का मेयर बना दिया जाता है। उसके साथ हम बात कर लें तो नगर पंचायत वो होती है एक तरीके से ट्रांजिशनल एरिया कह सकते हैं इसको आप। ट्रांजिशनल एरिया मतलब जहाँ पर थोड़ा-सा, सॉरी, जैसे ये रूरल एरिया है और ये पूरा ये अर्बन एरिया है, तो इसके जो बीच का गैप है, यानी कि कुछ आप देखेंगे बॉर्डर पे कुछ अर्बन के जो है वो मिलेंगे और कुछ जो है रूरल के यानी फीचर्स मिलेंगे। तो इस एरिया में जो है नगर पंचायत होती है। तो यानी कि बिल्कुल लोकल लेवल के यहाँ होते हैं चेयरमैन। तो इस तरीके से ये तीनों उसमें बॉडी में डिवाइड होती है। और ये जो कंटेनमेंट बोर्ड होते हैं और ये होते हैं, इसको गवर्नमेंट चूज करती है, अ, यानी अपना पर्सनल वहाँ सेलेक्ट करती है इस पे। और यहाँ लोकल पंचायत को तो हमने बता दिया कि पंचायत जिला पंचायत होता है, यानी कि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल जिसको ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष कहा जाता है। ग्राम पंचायत यानी जिनको सरपंच या प्रधान कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट, सॉरी लोकल लैंग्वेज में। उसके साथ हम बात कर ले तो स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अर्बन एरिया का इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ये बहुत यानी कि ईज़िली वे में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रूरल एरिया का आप स्पेशल फोकस करिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बाद रेफरल बुक में बहुत सारी जो कमेटीज़ हैं जो उन्होंने रिकमेंड किया था, क्या कैसे करें। तो यानी कि जब ये बना था 1992 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी, उसके पहले इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ था, इन पे किन-किन कमेटीज़ ने यानी कमेटीज़ ने इनको रिकमेंड किया था कि कैसे बने। तो उन सारी चीज़ें जैसे कि लक्ष्मीकांत में बहुत प्रॉपर्ली यानी क्लासिफाइड किया गया, बहुत अच्छे से ब्रीफली कॉम्प्रिहेंसिव वे में कह सकते हैं कि एक्सप्लेन किया गया है। तो उससे बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, यानी कि जिला परिषद है उसको कहा जाता है। वहाँ के जो हेड होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हेड कहा जाता है। पंचायत समिति यानी जिसको चेयरमैन हम यानी कि लोकल लैंग्वेज में हमने जो बताया कि वो सारी चीज़ें हिंदी में कहा जाता है, चेयरमैन को कहा जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत में सरपंच कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर मेन होते हैं, ये सारी चीज़ें। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का इस तरीके से, यानी सबसे अपर बॉडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, मिडिल बॉडी है इंटरमीडिएरी जिसको कहा जाता है ब्लॉक लेवल, और टर्शियरी है विलेज लेवल। तो इस तरीके से क्लासिफाइड है। आई होप आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छा वो है, यानी कॉन्सेप्ट आप आई होप समझ में भी आया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरीके से बताया गया है किस तरीके से इंडिया में, यानी कि जैसे ब्राज़ील में एक्सपेरिमेंट किया गया उसी तरीके से इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया गया और इंडिया में प्रॉपरली सक्सेस हो गया। और इंडिया में करंट में अगर थोड़ा सा स्टेटस उस टाइम के अकॉर्डिंग बताया, अब तो बहुत सारी हो गई हैं। तो यानी कि अगर थोड़ा सा, यानी कि 36 लाख जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस यानी रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके साथ इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा देख लें, यानी सिग्निफिकेंट क्या क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के। तो यानी कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन की पावर एक वीमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, यानी कि वीमेन को एम्पावर किया गया है। यानी कि एक तरीके से जैसे लोकल लेवल में, यानी कि जब वो लीड करती हैं तो उनके अंदर एक यानी कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से वो एमपी और एमएलए के भी उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। यानी कि एक तरीके से घर से भी सपोर्ट होता है कि इन्होंने अगर सरपंच होकर के इतना अच्छा वर्क किया, तो अगर ये जो है उसमें यानी सेंट्रल में जाएंगी, स्टेट असेंबली में जाएंगी तो बहुत अच्छा यानी काम करेंगी। तो इस तरीके से आप देखिएगी तो वीमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। उसके साथ साथ बात करें तो लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग भी मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज यानी पॉलिटिकल करियर बनाने का। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा सा डेमोक्रेसी भी मेंटेन होती है। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी की जो वॉइस है स्ट्रांग होती है, तो ये सारी चीज़ें इसके सिग्निफिकेंट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट आई होप थोड़ा सा आपको समझ आएगा। यानी कि पहला तो हमने बताया कि एक वीमेन एम्पावरमेंट होता है, वीमेन। सेकंड है यानी यूथ का एम्पावरमेंट होता है, यानी यूथ पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको एक तरीके से जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है वो करते हैं। और थर्ड है यानी कि डेमोक्रेसी मेंटेन होती है। और एक तो फोर्थ है तो डेवलपमेंट में फोकस अच्छा होता है। डेवलपमेंट में यहाँ अच्छे से लिख देते हैं कि डेवलपमेंट में फोकस इस तरीके से अच्छा होता है
कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। यानी कि जो आपके सरपंच होंगे, वो डेली आप देख सकते हैं, आपके पास में हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप उनको प्रेशर कर सकते हैं कि सर ये ऐसे प्रॉब्लम्स हो गई हैं, आप इसे सॉल्व करिए। तो इसलिए डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। फोर्थ है कि जो है आपका यहाँ का यानी कि एक तरीके से लोगों को भी एम्पावर होगा, बहुत सारे लोगों को, यानी कि अगर छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ है, तो यानी मनरेगा जो होता है, एमजी अब तो उसका जी राम जी हो गया है। तो आई होप आपने न्यूज़ में तो सुना ही होगा, तो आप मुझे कमेंट करके जी राम जी का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हो गया, तो उनको वो प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके से, बहुत इशू बहुत यानी सिग्निफिकेंट है। तो डिसेंट्रलाइजेशन और उसके साथ-साथ गवर्नमेंट का यानी कि सॉरी, तो इस तरीके से यानी गवर्नमेंट को भी बर्डन कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं, वो यानी अच्छा, आई होप अच्छा चैप्टर भी है, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग बात करेंगे फिर टॉपिक्स पर। और आई होप यानी कि आप हम इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जिस भी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके साथ आपको बात करें कि जो है आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड इशूज़ हो या अपना करियर से रिलेटेड इशूज़ है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, सी यू। आप हार्ड वर्क करिए और उसके साथ साथ सिलेक्शन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। सी यू, बाय, थैंक यू।